Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is hyperconjugation. We already have discussed resonance and inductive effect, and this is third permanent effect which is called hyperconjugation. Hyperconjugation की अगर हम डिफाइन देखें तो वो क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस मीन्स ये एक टाइप का रेजोनेंस ही है विच इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग बिटवीन sigma bond and pi electron or sigma bond and pi electrons. This one is p electrons and this one is pi electrons. तो अगर sigma bond के इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, p या फिर pi इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैपिंग कर लें, अनड्यू ओवरलैपिंग कर लें, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं. और इसकी हेल्प से सिग्मा बॉन्ड एंड पी इलेक्ट्रॉन्स की इस हाइपर कंजुगेशन वाली ओवरलैपिंग से वी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स, while with the help of this we explain stability of alkenes. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. सपोज ये एक मिथाइल कार्बोनियम आयन है. अब मिथाइल कार्बोनियम आयन आप जानते हो sp2 हाइब्रिड होता है, सेंटर में कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा. तो इसके 3 बॉन्ड्स ऐसे होंगे और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे प्लेन में, क्योंकि ये प्लेनर है. अब अगर इसका p ऑर्बिटल देखें तो वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है p ऑर्बिटल कार्बन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो अब आप ध्यान से देख के बताओ कि क्या हम इस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, क्या ये इसके साथ इन खाली p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. सिमिलरली ये वाले भी नहीं कर सकते और वो वाले भी नहीं कर सकते. तो हम क्या देखते हैं, अगर कार्बन के अपने पास हाइड्रोजन है, चाहे 1, 2 या 3, वो कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो तीनों हैं ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकते. जबकि अगर कार्बोनियम आयन के नियर बाई कार्बन पे, मतलब जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, वो मतलब हाइड्रोजन हमने यहाँ से एक रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, sp3 हाइब्रिड कार्बन. तो अब ये कैसा होता है, आप जानते हो sp3 हाइब्रिड कार्बन ऐसा होता है, यहाँ पे एक कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या था, sp2 हाइब्रिड कार्बन. तो अब sp2 हाइब्रिड कार्बन से ये देखो इस तरीके से क्या होगा, ये जुड़ गया एक हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पे एक कार्बन आ गया. अब देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये देखो, तो अब कैसे होने वाला है कि ये वाला हाइड्रोजन अब प्लेन में नहीं है, इसके ज्यादा पास आ सकता है, क्योंकि s ऑर्बिटल गोल होता है. दूसरा, अगर ये रोटेट कर जाए तो ये वाला भी आ सकता है, और ऐसे रोटेट कर जाए तो ये वाला भी आ सकता है. यानी कि तीनों हाइड्रोजन 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, पास आके इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं. यानी कि जो हाइड्रोजन है वो अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से हटके इधर आ जाएंगे. तो अब देखो क्या होता है कि आपने क्या लिया, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन था, ये देखो इस तरीके से प्लेनर, जबकि ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है. अब ये नंबर 1 हाइड्रोजन ने ये वाला जो बॉन्ड पेयर था, अगर वो इसके इस p ऑर्बिटल में दे दिया, क्योंकि ये साइड बाय साइड क्या हो गई, अनड्यू कह सकते हैं हम, ओवरलैपिंग हो गई. तो अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, कार्बन के पास आ गए. या आप ये देख सकते हो कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H+, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस. तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और इस प्लस माइनस में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया. तो जब इस प्लस माइनस में बॉन्ड बन गया तो ये हाइड्रोजन कैसे रहा, बिना बॉन्ड के इसके साथ जुड़ा रहा. तो आप कहेंगे ऐसे कैसे जुड़ गया, भाई क्या होता है, ये रेजोनेंस है, 1 मिनट के लिए जुड़ा और 1 मिनट के लिए इससे हट गया. जैसे अगर मैं क्या करूं, इधर ऐसे करती रहूं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इसके साथ जुड़ा ही रहेगा. या हम बॉल्स उछालते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जब बॉल हमारे हाथ से दूर है तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तब भी हमारा क्या होता है, कंट्रोल. हम इसको उछालेंगे तो 1 मिनट के लिए क्या होगा, हमारा कंट्रोल
इसके ऊपर रहेगा, चाहे हमारा बॉन्ड इससे ना हो। नेक्स्ट, इसी तरीके से जब ये रोटेट कर जाएगा तो नंबर 2 कार्बन आ सकता है, फिर नंबर 3 कार्बन। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। तो जितने ज्यादा एडजेसेंट, इस कार्बन के एडजेसेंट जितने ज्यादा कार्बन होंगे और उनके पास जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होंगी, उसके क्या होंगे? उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि ये एक रेजोनेंस है। बॉन्ड कभी इधर बनेगा, कभी इधर, कभी इधर बनेगा, कभी इधर से ब्रेक होगा, कभी इधर से ब्रेक होगा। तो अल्टीमेटली वो सारे ही क्या होंगे? आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, ये जो p ऑर्बिटल था और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ओवरलैपिंग को कंसीडर किया। अब हम क्या देख रहे हैं? ये एल्कीन है। एल्कीन में देखो ये दोनों ही कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिड है। जब ये दोनों ही sp2 हाइब्रिड है तो ये बिल्कुल ऐसे होंगे, ये भी sp2 हाइब्रिड सेंटर वाला कार्बन और ये कार्बन भी क्या है? sp2 हाइब्रिड है। और अगर इनके पास यहाँ पे क्या है? ये p ऑर्बिटल, इसके पास भी इसी तरीके का p ऑर्बिटल है, तो इन्होंने तो आपस में कर रखा है। लेकिन ये p ऑर्बिटल क्या इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर पाएगा बॉन्डिंग? नहीं कर पाएगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे इस कार्बन से एक ऐसा कार्बन जुड़ जाए जो अगेन क्या हो? sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, जैसे ये कार्बन। तो अब ये देखो, मैंने 2 में से ये वाला कार्बन ले लिया, इसके साथ क्या है? ये कार्बन जुड़ा है। तो अब इसका जो p ऑर्बिटल था, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, ये क्या होगा? अगेन अब इसके साथ कर पाएगा। इस तरीके से ये तीनों घूमते रहेंगे, कभी ये वाला बॉन्ड करेगा, कभी ये वाला बॉन्ड, कभी तीसरा। तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से बॉन्ड्स जो है एक एक करके इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते रहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से बॉन्ड के हैं? ये पाई बॉन्ड के हैं। तो इससे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? स्टेबिलिटी। जैसे पहले नंबर 1 ने बनाया, फिर नंबर 2 ने बनाया, फिर नंबर 3 ने, और अगर यहाँ पे भी होता तो और भी ज्यादा बन जाते। तो इस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन अब इसके साथ बिना बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और सेम वे में हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। कैसे कि दिस वाज अ फ्री रेडिकल जिसमें इस कार्बन के पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये एक कार्बन है सेंटर में, इसके यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर तो इधर हो गए, और एक यहाँ पे ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में। तो क्योंकि ये ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होने से इनके बीच में आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जबकि इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी कार्बन में एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो मिथाइल, ये कार्बन कैसा है? टेट्राहेड्रल कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल था, इसके साथ अब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो अब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे अगर कोई परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लें, जैसे हमने ये ले लिया, तो अब इसमें क्या है? ये देखो, अब ये हाइड्रोजन और ये आपस में क्या कर सकते हैं? यहाँ वाला जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग कर सकता है। तो हम देखेंगे इस हाइड्रोजन का इस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है? ये रोटेट करके, क्योंकि ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना अपना ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है, या पीछे वाला दे सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इस हाइड्रोजन ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक अपने पास रख लिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? पेयरिंग करके यहाँ पे क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। ये भी हो सकता था कि ये हाइड्रोजन ना करके ये वाला हाइड्रोजन दे देता, तो यहाँ तो बॉन्ड बन जाता, ये वाला ब्रेक हो जाता, फिर ये वाला हाइड्रोजन दे देता, तो इन दोनों जगह पे बॉन्ड रहता और यहाँ से ये बिना बॉन्ड के जुड़ जाता। तो हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बेंजाइल टोलुइन लूं, तो टोलुइन में देखो कि अगर ये अपना बॉन्ड ब्रेक करे और क्या करे? इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, H+ अपना अकेला रह जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये इसको यहाँ शिफ्ट करेगा। जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस और माइनस में क्या होगा? बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इसने ऐसे प्लस अपने आप को बाहर निकाला है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? कार्बन के पास ही है।
फिर ये वाला इसको रिपेल करेगा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये इसको रिपेल करेगा तो ये स्ट्रक्चर। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इसमें रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। सेम वे में ये वाला हाइड्रोजन कर सकता है, सेम वे में तीसरा हाइड्रोजन कर सकता है। तो हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और इट ऑल्सो वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देखो ऑर्थो पे क्या दे रहा है, माइनस चार्ज, और पैरा पे क्या दे रहा है, माइनस। मेटा पोजिशन पे ये कोई चार्ज नहीं देता। तो ये भी रेजोनेंस के जैसे, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर देता है, दूसरा क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही वर्क करता है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालने हो, जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे, ऐसे यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनाए, तो वो कितने होते हैं, अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन +1, उसमें हम एक जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे अब ये कार्बन है, एक तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस इसका ये एक स्ट्रक्चर बना, फिर ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन थी तो 3 + 1, और अगर 5 होती, यानी कि यहाँ पे भी मिथाइल होता, तो 3 हाइड्रोजन और आ जाते, तो 6 हाइड्रोजन हो जाती, तो स्ट्रक्चर 7 हो जाते। और अगर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता तो 9 स्ट्रक्चर्स हो जाते। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। जिस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप का होता है, +R और -R। +R क्या करता था, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करता था, इंक्रीज करता था, -R से कम होते थे। सेम वे में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में भी हम +H और -H इफेक्ट देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जैसे कि CCl3 ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। अब ये ग्रुप कार्बन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और क्योंकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे इधर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो आपने क्या देखा कि ये प्लस चार्ज ऑर्थो पे आ गया और क्लोरीन पे माइनस। अब ये नो बॉन्ड यानी कि बिना किसी बॉन्ड के इस ग्रुप से अटैच्ड है। अब ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये इसको अपने पास अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही वर्क कर रहा है, लेकिन ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है। तो इसको हम कौन सा इफेक्ट मानते हैं, -I। क्योंकि जैसे ये इन तीनों ही स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, एक क्लोरीन जो है बिना किसी बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा भी हो सकता था कि ये वाला क्लोरीन हो जाता बिना बॉन्ड के और ये बॉन्ड वाला जुड़ जाता, या ये वाला क्लोरीन हो जाता। तो जितने ज्यादा क्लोरीन या हेलोजन एटम होंगे +1 क्या होगा, उसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जैसे अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो ये 2 टाइप का होगा, एक माइनस हाइपर कंजुगेशन, दूसरा प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। प्लस हाइपर कंजुगेशन में तो CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम क्या देखते हैं कि CT बॉन्ड, कार्बन और ट्रिटियम के बीच का जो बॉन्ड है, इसकी एनर्जी ज्यादा, ये मुश्किल से ब्रेक होता है इन कंपैरिजन टू CD एंड CH। तो क्योंकि ये मुश्किल से ब्रेक होता है तो इसकी जो एनर्जी ब्रेक का सीक्वेंस है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो क्या है, CT इज ग्रेटर देन CD इज CH। इसीलिए जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, CH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि वो आसानी से ब्रेक हो रहा है, और फिर CD3 का और फिर CT3 का। लेकिन +I इफेक्ट क्या होता था, इसका रिवर्स। +I इफेक्ट में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस किए जाते थे, तो वो CT3 का ज्यादा होता था, CD3 से और CH3 से। तो ओवरऑल क्या है, एक कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, दूसरा इफेक्ट कह रहा है CT3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन +I इफेक्ट। तो इसलिए कौन सा चलेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इफेक्ट चलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला इफेक्ट चलेगा, और ये हो जाएगा CH3, CD3 एंड CT3। यानी कि अगर हम इन दोनों इफेक्ट को मिला लें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा इन कंपैरिजन टू CT3। नेक्स्ट अगर हम देखें माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो
माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम देखते हैं CF3, CCl3, CBr3, CI3 में जो माइनस आई इफेक्ट है वो CF3 का ज्यादा है क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम H इफेक्ट की बात करें तो CF3 का सबसे कम है और CI3 का सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो है वो वाला इफेक्ट डोमिनेट करता है इसके ऊपर, माइनस आई के ऊपर, तो क्या होगा CI3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू CF3 और वो इस सीक्वेंस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की जो स्टेबिलिटी एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसकी हेल्प से हम ये समझा सकते हैं कि कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, और कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा या कम स्टेबल होगा एंड वाई। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की सब्स्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकल एल्कीन्स की स्टेबिलिटी किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा। नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्टन, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें हम CH3 और CH3 साथ में डाइक्लोरो मिथाइल और मोनोक्लोरोमिथाइल की हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर ESR रिएक्शंस की बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR कम होगी या ज्यादा होगी। नेक्स्ट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस में हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सबका देखेंगे उनकी रिएक्टिविटी वर्सेस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन साथ में उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अलग है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उससे क्या है, डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई ऑल वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।